Those who cannot remember history are condemned to repeat it. हम में से वो लोग जो इतिहास को याद नहीं रख सकते, वो इस बात के लिए शापित है कि वो इतिहास उन्हीं के साथ दोहराया जाएगा। ये शब्द थे जॉर्ज सैंटियाना के। जॉर्ज सैंटियाना अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं। एक खास बात यह है कि ये एक बहुत अहम बात चंद शब्दों में कह गए। बात अहम इसलिए है कि इतिहास अगर आपको याद नहीं है तो आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुए थे वो आपके साथ भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इतिहास को याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है क्रोनोलॉजी। और आज हमारी ये सीरीज़ आप क्रोनोलॉजी समझिए का पहला पार्ट मैं लेकर आया हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग बात करेंगे आज क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम, काल के हिसाब से कौन किसके बाद और कौन सा राजा किसके पहले आया। ये चीज़ जब आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाती है, उसके बाद इतिहास बड़ा ही थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको बस अपने एक खांचे तय हो जाते हैं, उन खांचों में अपनी नॉलेज को भरना होता है। और उसके लिए ज़रूरी यही है कि कालक्रम आपको एकदम क्लैरिटी से हो। इतिहास के बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये चीज़ें जो आपको कम कराया जाता है या क्लासेस में इग्नोर कर दी जाती है कि नॉर्मल आते हैं टीचर्स आपको सीधा का सीधा स्टार्ट कर देते हैं कि पहले ये आए फिर ये आए और उसके बाद आपको कंटेंट दे दिया जाता है। एक कालक्रम बड़ा ज़रूरी है और मैं आज उसी को आपको समझाने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जब कुछ था नहीं, इंसान पत्थर के सहारे जीवन यापन कर रहा था, भारत में सबसे पहले तब आया पाषाण काल। पाषाण काल और उसी को हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज भी कहा गया इसी पाषाण काल को। पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया क्योंकि पत्थरों का विकास इस समय पे हो रहा था। पत्थरों के ऊपर आधारित जीवन इंसान जी रहा था और पत्थरों के विकास के क्रम को ही हमने पाषाण काल कहा। 3 भागों में इसको सही से स्टडी करने के लिए 3 भागों में इसको बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन से? पहले बोला जाता है पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और लास्ट उसमें बोला जाता है नव पाषाण काल। ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण ज़रूरी इसलिए है ताकि पत्थरों के सहारे जब इंसान जीवन जी रहा था उस समय को, उस समय में हुई एडवांसनेस को, उस समय में हुए नवाचारों को थोड़ा ढंग से, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए। जो पूरा पाषाण काल था उसमें इंसान अग्नि जलाना सीख गया था, आग जलाना सीख गया, भाषाओं का आविष्कार हो रहा था। मध्य पाषाण काल तक आते आते हमने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। और बाद में जब नव पाषाण काल आया, इस समय पे खेती के संकेत मिलने लगते हैं, इंसान पहिए का आविष्कार कर चुके थे। तो दोस्तों खास बात यही है कि पाषाण काल हालांकि था पत्थर पे आधारित, पर इंसान जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रहा था। और ऐसे में पाषाण काल ने एक नींव तैयार कर दी आगे आने वाली बड़ी सभ्यताओं की। तो पाषाण काल इतिहास में हमारा सबसे पहला। उसके बाद पाषाण काल के बाद अगला जो समय भारत के इतिहास में हम लोग गिनते हैं उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद आई। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए खास बात ये थी दोस्तों, ये जो सभ्यताएं अब आने वाली थी पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में, जब ये नव पाषाण काल आया, नव पाषाण काल में कुछ तरक्कियां हुई, धातु भी आने लगे धीरे धीरे। और धातुओं के आने का क्रम क्या था वो क्रम मैं अलग से आपके लिए लिख रहा हूं इधर। सबसे पहले आया तांबा, तांबे के बाद आया कांस्य और कांस्य के बाद आया लोहा। मजबूती के आधार पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सी धातु किसके बाद आ रही और एडवांसनेस कैसे हो रही। तांबे की युगीन सभ्यताओं के बाद जब कांस्य की बारी आई तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं, एक मूर्ति मिली बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी मोहनजोदड़ो से, नाम था उसका कांस्य की नर्तकी। पाकिस्तान कुछ सालों पहले क्लेम कर रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भारत को ले जाने की बातें तक कर रहा था, अपना एक उत्तराधिकार, अपना अधिकार जमा रहा था उस मूर्ति पर, कांस्य की नर्तकी की। लेकिन खैर वो तो उनको मिलनी नहीं। हमारे काम की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन, इस सभ्यता में बहुत से परिवर्तन हुए। पूरी की पूरी डिटेल्ड क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगली जो भारत के इतिहास में कड़ी जुड़ती है उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की बहुत सी वजहों में एक गिनी जाती है कि वैदिक कार्यों ने इनको खत्म कर दिया और भारत के इतिहास में फिर आया वैदिक काल। वैदिक काल
और वैदिक काल को भी वापस अब वही बात कि ढंग से पढ़ने के लिए, व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग बोले जाते हैं, एक कहा जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दो भागों में इनको बांट के पढ़ा जाता है। ऋग्वैदिक काल का समय कब था? 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC या ईसा पूर्व हिंदी में हम कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट या BC इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल जो था इसका समय निर्धारित किया जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये था वैदिक काल। वैदिक काल में, अब ऋग्वैदिक काल में कहीं भी लोहा नहीं आया। मैंने बताया आपको कि धातुओं का विकास होना शुरू हो गया था। इस कालक्रम के आधार पे लोहा ऋग्वैदिक काल तक कहीं नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया, बाकी के तीनों वेद लिखे गए। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था और बाकी के तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ये तीनों वेद लिखे गए और लोहा आना ये बहुत बड़ी बात थी। लोहा जब दुनिया में प्रयोग में आ गया तो दुनिया की सूरत बदल गई, इतिहास बदल गया। इतिहास बदला इसलिए क्योंकि लोहे से हमने बनाए औजार, औजारों से की खेती और खेती से हम उत्पादन करने लगे। अब उत्पादन ऐसा हो रहा था कि जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग अपना पेट भरने के लिए शिकार पे निर्भर नहीं होंगे, मारने के लिए, जानवरों को, अन्य जीवों को मारने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे, बल्कि खेती से व्यवस्थित जीवन जिएंगे और व्यवस्था, सभ्यता आनी शुरू हो गई। इंसानों में सभ्यता आ रही थी। ये खास बात थी लोहे के आने के बाद। लोहे से औजार तो बना ली और लोहे से बनाए गए हथियार भी। हथियार बनाए गए तो अब राजनीति भी होगी। हथियारों के लिए ही है राजनीति सारी। हथियार जिसके पास जो ज़्यादा शक्तिशाली, वो छोटे जो भी और राज्य होंगे उनका दमन करेगा। यही कहानी हुई आगे भारत में भी। वैदिक काल में ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर चालू हो गए जनपद और महाजनपद। खास बात ये थी दोस्तों कि इस वैदिक काल में ही, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई आई थी वो थी जन, और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर जनपद बने और उसके बाद जनपदों का साइज बढ़ा और बन गए महाजनपद। तो महाजनपद या महाजनपद काल भी इसको हम बोलते हैं। आगे उत्तर वैदिक काल में आ चुका था, महाजनपद काल आ रहा था। 16 महाजनपद भारत में मुख्य रूप से हुए। डिटेल्ड क्लास आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। महाजनपद काल आए, टोटल 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख होकर निकला वो था मगध। और मगध का इतिहास उसके बाद हमारे लिए, हम लोग अब यहाँ तक कर चुके हैं, इसको वैदिक काल तक आए। वैदिक काल के बाद हम लोग जब बात कर रहे हैं महाजनपद काल में, अब आगे मगध का इतिहास शुरू होता है। मगध भारतीय राजनीति का सबसे पहला सत्ता का केंद्र था। सत्ता यहीं पर सबसे पहले स्थापित हुई। मगध में बड़े बड़े राजवंश आए। सबसे पहले बृहद्रथ नाम का एक छोटा सा राजवंश था, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए। महाभारत काल वाले जरासंध के साथ इनका संबंध बताया जाता है, पर कुछ ज़्यादा बड़ा इन्होंने राजवंश चलाया नहीं। प्रथम प्रभावी राजवंश जो था वो स्थापित किया गया था हर्यंक वंश द्वारा। हर्यंक वंश, इनके कुछ राजा थे जिन्होंने नवाचारों द्वारा मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया। जो प्रमुख राजा थे इनके, वो एक तो थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन या उदयन भी बोला जाता है इनको। अंग्रेजी हिंदी के कन्फ्यूजन में ना घुसें, उदयन या उदयन जो भी आप बोलेंगे सही काउंट किया जाएगा। तो ये था मगध का पहला राजवंश, नाम था हर्यंक। हर्यंक राजवंश के बाद अगली जो बारी आई वो थी शिशुनाग वंश की। और शिशुनाग वंश अगला बड़ा वंश बना। शिशुनाग यहाँ पे राज करते हैं। शिशुनाग वंश में पहले राजा शिशुनाग और उसके बाद कालाशोक नामक एक और राजा मिलते हैं, लेकिन उनके बाद इनका पतन होता जाता है। शिशुनाग वंश के बाद अगला जो वंश था मगध का वो था नंद वंश। नंद वंश अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध था और अपने हाथियों के लिए जाना जाता था। इनके समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक ये भी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान भारत की सीमाओं से आके लौट गया था। कहा यह जाता है कि एक वजह थी कि नंदों के हाथियों का बड़ा खौफ था उसे। नंद पालते थे जंगली हाथियों को और उन जंगली हाथियों ने सिकंदर के कदम रोक दिए। सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला था, बता रहा है भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। नंद वंश स्थापना की महापद्म नंद ने, महापद्म नंद, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद।
घनानंद के समय ही वो अटैक हुआ जिसकी मैंने बात की अभी, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर सिंध को पार करके कभी भारत की तरफ नहीं आया। आगे बात करते हैं मगध में जब नंदवंश गया, एक प्रतिज्ञा ली गई चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य द्वारा नंदवंश को समूल नष्ट करने की। वजह क्या थी? डिटेल्ड क्लास हमारे YouTube चैनल पर है। अगला जो बड़ा वंश आया था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश प्राचीन भारत के सबसे शानदार, सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक। प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े राजवंश गिने जाते हैं, मौर्य वंश और गुप्त वंश। उनमें से पहला आपके सामने अभी दिख रहा है आपको, कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक बात की जाए तो कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनका संस्थापक। उसके बाद बिंदुसार इनका अगला राजा, बिंदुसार। इन सब के समय में बहुत बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं हुई, सारी हम लोग डिटेल्ड क्लास में बात करते हैं। आज ये जो छोटी सी एक आपके सामने क्लास लेके आया हूँ, ये सिर्फ इतिहास के बेसिक्स को आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे बस आपको कालक्रम, क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। अमित शाह कह के गए हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए, हम लोग भी वही कर रहे हैं, आपको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदुसार और फिर उनके बाद अशोक महान नाम के हमारे लिए सबसे बड़े मौर्य राजा जो हुए भारत के इतिहास में, वो थे अशोक। बड़े इन द सेंस कि इन्होंने भारत की सीमाओं को, मौर्य सीमाओं को, मगध साम्राज्य की सीमाओं को ऊपर अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया, नीचे थाईलैंड तक आ गए थे। जिस अखंड भारत की प्रतिमा आप देखते हो आज पार्लियामेंट में लगी हुई है, थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी में भी थी। अखंड भारत का मैप लगा दिया है हमने, जिसमें थाईलैंड तक फैला दिया है भारत का नक्शा। भारत सरकार की तरफ से एक सफाई इसमें आई थी कि ये तो हमारे लिए सम्राट अशोक का मैप है, उनके समय के भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम हमारी नई संसद में। खैर जो भी हो, मुद्दे की बात ये है, अशोक के समय पे भारत का साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था, मगध का साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल चुका था। ये था मौर्य वंश। मौर्य वंश में अशोक के बाद पतन हो गया मौर्य वंश का। अशोक के कुछ वीक सक्सेसर्स आए। वीक सक्सेसर्स का मतलब कि अशोक के बाद के जो राजा आए वो अयोग्य थे। अयोग्य इस हद तक कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ही मौर्य वंश, जो इतना स्ट्रॉन्ग वंश था अशोक के समय, उसका पतन हो गया। और लास्ट राजा जो था मौर्य वंश का, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ नाम का अंतिम शासक मौर्य वंश का। ये थी कहानी मौर्य वंश की। एक इतिहास में एक आपको थंब रूल आज मैं बताता हूँ। जब भी कोई बड़ा राजवंश, बड़ा राजा कोई जाएगा तो उसकी जगह पे छोटे छोटे कई शासक आ जाएंगे, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा खाली हुआ। अब अशोक के समय मगध का साम्राज्य फैला हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर मैंने बताया नीचे दक्षिण भारत के इस तरफ जाके थाईलैंड का देश आपको मिलता है दक्षिण एशिया में, तो थाईलैंड तक फैला हुआ इतना बड़ा साम्राज्य, जब इसको संभालने के लिए भी बड़े योग्य राजाओं की ज़रूरत होती है। अशोक उतना योग्य था, लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी आए उनमें वो काबिलियत थी नहीं। मौर्य वंश का विघटन चालू हुआ, मौर्य वंश का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का भी विघटन हुआ। खास बात यही थी। आगे भी आप ऐसे देखोगे कि जब भी कोई बड़ा साम्राज्य जाएगा, उसकी जगह पे छोटे छोटे राजनीतिक जो है कई टुकड़ों में बट जाती है। और राजनीतिक टुकड़ों में बटने का मतलब यहाँ था कि अब मौर्य वंश का पतन, अगला जो बड़ा टाइम आया भारत के इतिहास में वो था मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के लिए हम लोग, अब मैं आपको बताऊंगा कि मौर्यों के जाने के बाद राजनीति जो टूटी, उस राजनीति के टूटने में मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल आया उसमें कौन कौन से वंश भारत में आ गए। अब चूंकि मौर्य वंश बड़ा वंश था, गया, राजनीति टूटी, मैं आपको यही बात बोल रहा हूं बार बार। मौर्योत्तर काल में आपको भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग छोटे छोटे शासक देखने को मिले। राजनीति में भी इतिहास रिपीट होता है। एक सिंपल सी फेमस सी एक लाइन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज भी आप देखते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जिसने मान लो 10 साल 15 साल राज कर लिया, वो जब केंद्र से जाएगी तो स्थानीय पार्टियां, स्थानीय राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनका एक वर्चस्व बढ़ता है। वो आप हमेशा देखोगे कि स्थानीय पार्टियों की वर्चस्व बढ़ जाएगा। गठबंधन की सरकारें आने लगती है कि अगर स्ट्रॉन्ग राजा कोई जाता है उसको हटाने के लिए स्थानीय गठबंधन जरूरी होते हैं। सेम यहाँ हुआ। जैसे ही मौर्यों का पतन हुआ, भारत में पनपने लगी अलग अलग छोटे छोटे कई छोटे क्षेत्रीय राजवंश। कौन से थे वो? एक मैप के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ आपको कि आपकी विजुअल मेमोरी जो है वो आपकी दिमाग वाली चीज़ें जो आप याद रखने की कोशिश करते हो उससे ज़्यादा बेटर होती है। विजुअल मेमोरी यानी
आपने जो पिक्चर्स देखी, रामायण की कहानियाँ आपको बस एक बार दिखाई गई बचपन में, आपको आज तक याद है कौन किसका पिता, किसके कितने पुत्र, सब आपको डिटेल में याद है। वजह यही थी कि विजुअल मीडियम इतना अच्छा रहा, आप सब कुछ याद रख पाए। यहाँ पर भी इसीलिए आपको एक मैप के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौर्योत्तर काल में भारत में हो क्या रहा था। मौर्योत्तर काल की बात करें तो अब पहले सत्ता का केंद्र क्या था? मगध। मगध में अब राज आ गया था किसका? शुंगों का। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, ये हुआ करता था सेनापति बृहद्रथ का। मैंने जो आपको लास्ट नाम बताया है इधर, बृहद्रथ मौर्य वंश का लास्ट शासक, इतना अयोग्य था बृहद्रथ कि इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसका वध करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मगध में आ गए शुंग, शुंगों के बाद आए थे कण्व। पहले शुंग आए और फिर कण्व आए। तो यहाँ पर मगध वाले एरिया में आपको दिखेंगे शुंग आ गए, शुंग आ गए। नीचे दक्षिण भारत में आ गए थे, दक्षिण भारत में सतवाहन वंश आ गया। सतवाहन राजा आए, गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम हम सुनते हैं। अपने समय पे महिलाओं की इज्जत इतनी ज़्यादा करने के लिए, महिलाओं को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान देने के लिए कि अपने नाम के आगे वो एक माता का नाम, अपनी माता का नाम लगा रहे हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही रिच इतिहास, उसके बारे में भी सेपरेट क्लास में कभी बात की जाएगी। सतवाहन दक्षिण भारत में आ गए, ये सतवाहनों की कहानी। उसके अलावा अब बात ये थी कि समय ऐसा कि राजनीति टूटी है। पहले अलेक्जेंडर आया था, मैंने बताया सिकंदर महान आया नंदों के समय पे, घनानंद के समय पे, और नंदों के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के समय में भी यूनानियों के कुछ शुरू में आक्रमण हुआ और बाद में उनके साथ घनिष्ठता स्थापित हो गई। यूनानियों का भारत के अंदर एंट्री हो चुकी थी, एक प्रभाव बढ़ने लग गया था। अब वो समय था कि जब मौर्य चले गए, राजनीति में वैक्यूम है, बहती गंगा में सबने हाथ धोए, दुनिया से बाहर से विदेशी भी आ गए। वो विदेशी वंश कौन कौन से थे? गुजरात में एक प्रमुख वंश आया जिसको हम बोलते हैं शक वंश, इनका एक प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन। तो गुजरात में मौर्योत्तर काल में कौन सा वंश आया? वो था शक वंश। आगे बात की जाए तो ऊपर कश्मीर में आया था कुषाण वंश। कुषाण वंश कश्मीर और अफगानिस्तान वाले एरिया में आ गया था कुषाण वंश। तो कश्मीर के लिए हमारे मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के उत्तर में, मौर्यों के बाद जो राजनीति टूटी उसमें कश्मीर में आ गए कुषाण। इसके अतिरिक्त जो हम लोग बात करते हैं वो है पंजाब की। पंजाब में भी और एक और विदेशी आ गए थे। ये कुषाण जो थे ये भी विदेशी थे, यहूची जनजाति का इनको बोला जाता था। यूनान से चीन की सीमाओं तक फैली हुई एक प्रजाति थी। इस प्रजाति के सबसे फेमस शासक भारत में हुए हैं कनिष्क। नाम बहुत सुना होगा आपने कनिष्क का, डिटेल में बात अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में की जाएगी। यहाँ पर फिर आ गए थे पंजाब वाले शासन में, पंजाब के क्षेत्र में आ गए थे बैक्टीरियंस। बैक्टीरियंस भारत में राज कर रहे थे, तो पंजाब में आ गए थे बैक्टीरियंस। तो ये थी कहानी अपने मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में इतने सारे राजवंशों का उदय हो गया। मैंने जो बात आपको कही कि बड़ा राजा, बड़ा राजवंश जाएगा, छोटे छोटे कई पनपने लगेंगे, क्षेत्रीय राजनीति पनपने लगेगी, और स्थानीय जो लोकल राजा होंगे या विदेशी राजा होंगे वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। 3 इनमें से विदेशी थे। कौन कौन से? एक कश्मीर का, एक पंजाब का, और एक गुजरात वाले शक जो थे ये भी विदेशी थे। शक मध्य एशिया से आए, बैक्टीरियंस और जो कुषाण है ये यूनानी है, ये वहां से आए। अब आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो मौर्योत्तर काल खत्म हुआ। अब भारत में वापस अब एक बड़ा राजवंश स्थापित होने जा रहा था। उस बड़े राजवंश का नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश अगला बड़ा वंश भारत में बना, और गुप्त वंश की अब हम बात करेंगे। गुप्त वंश अगला बड़ा वंश भारत में कहा गया, और इन्हें कहा भी जाता है भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल। प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाने वाला गुप्त वंश आया। खास बात यह थी कि इनको स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? बात यह है कि एक तो इनके समय पे हुए सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा अगर अपने को इतिहास में किसी वंश के मिलते हैं वो गुप्त वंश था। लेकिन इससे अलग भी कुछ बातें थी जिन्होंने इस समय को स्वर्णकाल बनाया। बात थी कि कालिदास जी आए इस युग में। कालिदास के नाटक, आप संस्कृत के अंदर बहुत से नाम आपने पढ़े होंगे, मेघदूतम, जैसे मेघदूतम हुआ, उसके अलावा और भी कई सारे आपके सामने आते हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम, और कई सारे आपको 7-8 नाटक सारे के सारे उसमें लिखवाए जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि कालिदास उन नाटकों की जब रचना कर रहे थे तब वो समय जनता को, साम्राज्य को, प्रजा को राजा के साथ जोड़ने का था। अभी तक का जो इतिहास आया इसमें जो भी ग्रंथ लिखे गए वो या तो वेद लिखे गए। वेद किसके लिए थे?
पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या क्षत्रियों के लिए? अगर बाद में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिख दी, अर्थशास्त्र किसके लिए थी? राजा के लिए। प्रशासन का नियम लिखे गए थे उसमें, प्रशासन कैसे चलाया जाए। अब बात आ गई थी कि प्रजा के लिए क्या लिखा जाए, प्रजा को, जनता को, आमजनों को खुशी जिससे मिले, उनको पढ़कर आनंद की अनुभूति हो, ऐसे ग्रंथ कालिदास जी द्वारा इस समय में लिखे गए। लिटरेचर का स्वर्णकाल था, मंदिर बहुत बनाए गए, तो एक तरह से अब प्रजा को राजा के साथ एक कनेक्ट फील हो रहा है, प्रजा अपने आप को इस राजा के साथ जोड़ पा रही। इस वजह से गुप्त काल को हम प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। साहित्य में उन्नति हुई, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई, अर्थव्यवस्था में तो हुई ही। सिक्के आए हैं सोने के इतने ज़्यादा जितने इससे पहले कभी नहीं आए। तो ये कहानी गुप्त वंश की थी। इनका संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इनका संस्थापक था, श्रीगुप्त। अगला इनका बड़ा राजा जो आया वो था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आया इनका प्रमुख, गुप्तों का सबसे प्रमुख राजा समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उन ऐसे ऐसे विद्वान थे जिनको हम प्राचीन भारत के सबसे महान विद्वान कहते हैं, वो सारे के सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के विद्वान में थे। ज़्यादातर उनमें से डिटेल में टॉपिक के दौरान हम लोग बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त एक प्रमुख शासक इनका हुआ, कुमारगुप्त। उसके बाद आए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और फिर आए विष्णुगुप्त। स्कंदगुप्त और फिर विष्णुगुप्त इनका अंतिम शासक। ये थे गुप्त वंश के शासक। घबराना नहीं, ये जो नाम आपको दे रहा हूँ इनको याद रखने की ट्रिक्स भी लास्ट में बताऊंगा एक साथ। अभी के लिए बस इतना समझो कि गुप्त वंश के ये शासक आए। बड़ा वंश था गुप्त वंश, और गुप्त वंश भी अब बात वही की, जब कोई बड़ा वंश जाएगा तो राजनीति वापस टूटेगी टुकड़ों में, राजनीति टुकड़ों में टूटेगी, वापस क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होगा। भारत की राजनीति में एक बार फिर से वापस वही होने वाला था जो मौर्योत्तर काल में हुआ। अब आया गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद आने वाले इस समय को हम लोग बोल रहे हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में वापस राजनीति टूटी। राजनीति टूटी जो ऐसी टूटी कि अब अलग अलग वापस क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राजवंश ये कौन से थे उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये क्षेत्रीय राजवंश अगर बात करें तो बंगाल में अब आ गए थे पाल। पाल वंश आ गया था बंगाल में। पाल वंश बंगाल में आ गया गुप्तोत्तर काल में, बंगाल में आ गए थे पाल। उसके अलावा हरियाणा के अंदर आ गए थे हर्षवर्धन। वर्धन साम्राज्य भी कहा जाता है इनको, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। हर्षवर्धन इनके सबसे प्रमुख राजा थे, इसलिए उनका नाम लिखा मैंने। हरियाणा में आ गए थे वर्धन, वर्धन वंश आ गया था इधर, इन्हीं का नाम पुष्यभूति वंश भी लिखा जाता है। उसके अतिरिक्त इधर आ गए थे गुर्जर प्रतिहार। जो ये राजस्थान का एरिया था, यहाँ पे अब गुर्जर प्रतिहार आने लगे थे। गुर्जर प्रतिहार, और बाद में आप देखोगे कि ऐसे ही ये प्रतिहार जो थे ये राजपूत युग का उदय होगा बाद में भारत में। जैसे ही आप इधर प्राचीन काल से मध्यकाल की तरफ जाते हो, एक हुजूम उमड़ता है जिसमें आपको दिखता है कि भारत में, उत्तर भारत में राजनीति में एक के बाद एक आपको दिखेगा राजपूत राजा। राजपूत कौन थे, कहाँ से आए और कैसे एकदम इस राजनीति में छा गए, इसके लिए भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। राजपूतों की उत्पत्ति, क्या कहानी थी उनकी, वो सारी उधर डिटेल में बात की है। अभी बात कर रहे हैं बस हम गुर्जर प्रतिहारों की। राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार राजस्थान वाले एरिया में आ चुके थे। हम लोग बात अभी गुप्तोत्तर काल की कर रहे हैं। गुप्तोत्तर काल में हरियाणा में आ गए वर्धन, जो राजस्थान वाला पार्ट था यहाँ पर अब आ गए थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर आ चुके थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में अब यहाँ पर देखने को मिले 3 स्ट्रॉन्ग राजवंश, जिनमें एक प्रमुख थे इधर राष्ट्रकूट। इसके अलावा चालुक्य आ गए थे और एक आ गए थे पल्लव। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में गुप्तोत्तर काल की जब हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में आ गए थे 3 बड़े राजवंश, जिनके नाम थे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। अब मुद्दे की बात यह है कि ये सारे इतने सारे स्थानीय राजवंश आ चुके हैं, राजनीति टूट चुकी है। अब इनके बीच में भी परस्पर संघर्ष होता था। इनमें से 3 सबसे प्रमुखता से आपस में लड़े। वो 3 कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार
और राष्ट्रकूट, ये तीनों लड़े थे आके इस जगह के लिए जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब, कन्नौज, गंगा यमुना का दोआब कहा जाने वाला, क्योंकि नदियां जहाँ पे बेटर होगी वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, जनता समृद्ध होगी, राजा को कर अच्छा मिलेगा, राजा की सिरदर्दियाँ कम होगी, क्योंकि क्राइम कम होगा। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, जो कमज़ोर है, विकासशील कहे जा रहे हैं या पिछड़े देशों की कैटेगरी में आ रहे हैं, उन देशों में आपको क्राइम ज़्यादा मिलेगा। जबकि अमेरिका जैसे जो देश हो गए वहाँ पर वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा आपको मिलता है। उसके अलावा जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि ये छोटे स्केल पे जो क्राइम होते हैं वो अपने स्केल में तो कम ही मिलते हैं, अपनी तुलना में तो कम ही है उनके पास। वजह यही है कि वहाँ पर लोगों के पास करने को काम है, कमाने को पैसा है। भारत या फिर भारत के लिए थोड़ा सा कहा जाए कि अब तो हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, अच्छा खासा है हमारी इकोनॉमी। और जो कई हमारे अलावा कई यहाँ पर पिछड़े हुए देश जिनको कहा जाए, तो उन पिछड़े देशों के साथ ये कमी है। अफ्रीका के बहुत से देश ये समस्या से ग्रसित है। ये कहानी है हमारी गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर काल के बाद अब भारत में राजनीति वापस जाती है मध्यकाल की तरफ, और मध्यकाल की अपनी एक वापस क्रोनोलॉजी होगी। ये हमने कंप्लीट अभी बात कर ली, कंप्लीट बात हमने कर ली क्रोनोलॉजी की प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की क्रोनोलॉजी हमने बात की। एक बार क्विक रिवीजन आपको, सबसे पहले आया पाषाण काल, उसके बाद आया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको देखने को मिलता है वैदिक काल। वैदिक काल में दो युग मैंने बताए, ऋग्वैदिक काल और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। दोनों की समय सीमा आपको बताई गई। पहला बड़ा राजवंश मगध में आया, बृहद्रथ ने स्थापित किया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सबसे प्रभावी राजवंश स्थापित किए गए हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। सबके अलग अलग राजाओं के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, बिंदुसार और उसके बाद अशोक इस साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए। भारत की सीमाएं ऊपर अफगानिस्तान से नीचे थाईलैंड तक फैल गई। मौर्यों के बाद बारी आई मौर्योत्तर काल की। राजनीति टूटी, भारत के अगले अलग अलग, मगध में आ गए शुंग, दक्षिण भारत में सतवाहन आ गए थे, गुजरात में शक, कश्मीर में कुषाण और पंजाब में बैक्टीरियन आ चुके थे। अगले उसके बाद आए गुप्त वंश, सबसे बड़ा साम्राज्य बोला जाएगा। मौर्यों के बाद आने वाला प्राचीन भारत का अगला महान वंश गुप्त वंश था। गुप्त वंश के अंदर हमने बात की श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। इनको याद रखने की एक ट्रिक अगर आपको बोली जाए तो वो होगी SC1 SC2 का संपूर्ण विकास। SC1 SC2 का संपूर्ण विकास, ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। इस तरह की और सारी ट्रिक्स आपको एक हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो चैनल का एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पर हमने पूरा का पूरा एक इमेज मैंने इस चीज़ का स्थापित किया हुआ है। वहाँ पर आपको ट्रिक्स के साथ सारे राजवंशों के नाम मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिख रहा है कि गुप्त काल खत्म हुआ, भारत में आया गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में राजनीति वापस टूटी। उत्तर भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार आए, पाल आए, उसके अलावा हरियाणा के अंदर आ गया था हर्षवर्धन। दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट आ गए थे, चालुक्य आ गए थे और पल्लव आ गए थे। ये थी क्रोनोलॉजी प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की कंप्लीट क्रोनोलॉजी, आपको कौन सा राजा किसके बाद आया इस क्लास में मैंने बताने की कोशिश की। एक इसकी जो मैंने एक फॉर्मेट पीछे ड्रॉ किया, इसी की एक सिंपल सी आपको इजीली विजिबल एक इमेज मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड करूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसको रटने नहीं बैठना, बस एक दो बार इसको अपनी आंखों के थ्रू देखोगे आपको याद हो जाएगी। आगे हम लोग मध्यकाल की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।